हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 2023 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन, द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल फॉर अ कल्चर्ड मेमेलियन सेल लाइन रिक्वायर द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द टाइम। G1 में 8 आवर्स लगेंगे, एस में 5 आवर्स, G2 में 1 आवर, एम में 1 आवर। ठीक है, हम बोले तो माइटोसिस। अब यहाँ पे एसिंक्रोनस कल्चर लिया है। व्हाट इज द एसिंक्रोनस? देखो, एक कल्चर है, उसमें कुछ सेल्स जो है अभी जीवन में है, कुछ सेल्स जो है एस फेज में है, कुछ सेल्स अभी G2 में है, कुछ सेल्स जो है एम में। सबकी साइकिल अलग अलग है, कोई सिंक में नहीं चल रहा है। सिंक्रोनस कल्चर जो कि एक सिंक में है, मतलब सभी सेल्स अभी जीवन में है तो सभी जीवन में है, कोई ऐसा नहीं कोई दूसरी स्टेज में है ना। कभी सारे सेल एक साथ जो है वो एस में एंटर कर रहे हैं, सारे सेल एक साथ G2 में जा रहे हैं, देन सारे सेल एक साथ माइटोसिस कर रहे हैं। तो दैट इज सिंक्रोनस एंड द एसिंक्रोनस कल्चर। यहाँ पे उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में दिया है, आप इसको देख सकते हो। ये क्या हो गया? यहाँ पे मैंने इसको सारा जो चीज़ है उसको डिटेल में दिया है, एक बार इसको देख लेना। ओके, अब ये हो गया। अब हमने क्या किया, एसिंक्रोनस कल्चर को थोड़ी देर के लिए रेडियो एक्टिव थायमिडीन से हमने उसको 5 मिनट्स के लिए एक्सपोज कर दिया। तो देखो, अब जो एसिंक्रोनस कल्चर है उसमें कुछ सेल्स जो होंगे वो अभी जीवन में भी होंगे, कुछ उसमें G2 में होंगे, कुछ उसमें एम में होंगे, और कुछ सेल्स होंगे जो कि एस फेज में होंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि एस फेज में ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो रेडियो एक्टिव थायमीन होगा, थायमिडीन होगा, वो एस फेज में ही एंटर होगा, राइट। एस फेज में ही इनकॉर्पोरेट होगा डीएनए के अंदर। अब ये जो एस फेज है इसमें भी क्या होगा, दो चीजें होंगी। देखो, एक क्या होगा, कुछ एस फेज में सेल्स ऐसे होंगे जो कि अभी जस्ट एंटर हुए होंगे एस फेज में, और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो कि क्या है कि जस्ट एग्जिट करने वाले हैं, अबाउट टू एग्जिट, एंड होने वाला है जिनके अंदर एस फेज। ठीक है। तो जो एंटर हो रहे हैं उनको क्या लगेगा बच्चों, पूरा एस फेज का 5 आवर लगेगा, है ना। प्लस एक 1 आवर लगेगा उनको G2 का, G2 जो है वो 1 आवर का है ना। तो टोटल इनको 6 आवर्स लगेंगे किसमें, एंटर होने में, किसमें, माइटोटिक फेज में, माइटोसिस में जाने में इनको क्या लगेंगे, टोटल 6 आवर्स लगेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आपके जो है एग्जिट, जो जस्ट एंड करने वाले हैं, उनके अंदर भी एंड हो रहा है, एंड होने वाला है, पर कुछ तो इनकॉर्पोरेशन हो ही सकता है उसमें भी। तो यहाँ पे जस्ट ये एंड होने वाला है, तो इनके अंदर जस्ट 1 आवर जो लगेगा वो किसका लगेगा, इनको G2 का लगेगा, टू एंटर इनटू द एम फेज। ठीक है। तो टोटल जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो है 6 आवर्स यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, मतलब जो हैं वो हमें 6 आवर्स लेंगे माइटोसिस में एंटर करने में, जो कि हमें कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। देखो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो कुछ सेल्स थे, है ना, एसिंक्रोनस कल्चर, उसमें से कुछ सेल्स थे जिनके अंदर एस फेज एंड होने वाला था, तो उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हो गया। तो वो जस्ट 1 आवर बाद ही कहाँ पहुंच गए, 1 आवर बाद में ही वो कहाँ पे पहुंच गए हैं, वो पहुंच गए अपना जो है माइटोसिस में। बट देर आर द फ्यू सेल्स जो कि हो सकता है मिड ऑफ द एस फेज में हो, जो कि जस्ट एंटर हुए हों एस फेज में। तो मैक्सिमम देखो, मिड में भी हमें कुछ मिलते रहेंगे, बट मैक्सिमम जो सेल्स जो जस्ट अभी एंटर ही हुए हैं एंड दे गॉट एक्सपोज टू द रेडियो एक्टिव थायमिडीन, उनको 5 आवर लगेगा एस फेज का, देन 1 आवर G2 का लगेगा, देन दे विल एंटर इनटू द एम फेज। तो उनको टोटल 6 आवर्स लगे। तो एक इंटरवल कितना आ गया यहाँ पे, 6 आवर्स माइनस 1 आवर, टोटल यहाँ पे 5 आवर्स तक हमें क्या मिलते रहेंगे, एस फेज के जो सेल्स हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली है वो हमें मिलते रहेंगे। मतलब वो धीरे एम माइटोटिक फेज में ही तो हम उनको यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, उनको एनालिसिस तो माइटोटिक फेज में कर रहे हैं। तो हमें 5 आवर्स तक जो है सेल मिलते रहेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको उसका बैकग्राउंड समझा दिया है। अब एक बार इसको भी समझा देती हूँ। देखो, टाइम आफ्टर एक्सपोजर, आपने 5 मिनट्स के लिए एक्सपोज कर दिया। अब उसके बाद में 1 आवर से आपको मिलना शुरू हुए हैं, ठीक है। देन आपको 7 आवर्स तक यहाँ पर जो है वो मिले हैं, ठीक है, सिंपल है। 7 तक, है ना, 1 से स्टार्ट हुआ, 7 तक आपको मिल रहा है, टोटल 6 आवर्स ही होंगे, है ना। सो टाइम आफ्टर एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव थायमिडीन, यहाँ पे परसेंट ऑफ द माइटोटिक सेल। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला, जो जिनके अंदर एंड होने वाला था वो तो 1 आवर के बाद ही पहुंच गए माइटोटिक फेज में। देन कुछ मिड में होंगे, वो धीरे 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 माइटोटिक फेज में आ रहे हैं। देन 7 आवर्स, जब मतलब 6 आवर्स कंप्लीट होने वाले होंगे, तब कौन पहुंचेंगे, आपके वो वाले सेल्स माइटोटिक फेज में पहुंचेंगे जो कि जस्ट अभी क्या हुए हैं,
एंटर मतलब वो जस्ट अभी एंटर ही हुए थे स्पेस में, वो पहुंचेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है आप देख लो कि 5 आवर्स का जो है वो पूरा जो है वो यहाँ पे ड्यूरेशन लगेगा। एक इंटरवल जो रहेगा आपको इस इंटरवल तक मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला कि अगर हम G2 को इंक्रीज कर दे तो क्या इस कर्व में, ये वाली जो फर्स्ट जो लाइन है, द स्लोप ऑफ द लाइन फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस, ये जो स्लोप है क्या इसके अंदर कोई चेंज आएगा अगर हम G2 को बढ़ा दें या G2 को घटा दें तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बताते हैं, इसको भी अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो सिंपल कैलकुलेशन है। अगेन कुछ सेल्स जो हैं जस्ट अभी अर्ली मतलब एंटर ही हुए हैं, कुछ के अंदर जो है वो एंड होने वाला है, ठीक है। तो जो अभी जस्ट एंटर हुए हैं उनको पूरा 5 आवर लगेगा एस फेज का, प्लस अब यहाँ पे 2 आवर लगेंगे G2 फेज के, ठीक है। क्योंकि 1 आवर हम बढ़ा रहे हैं, बाय 1 आवर हमने G2 की लेंथ को बढ़ा दिया है। उसी तरीके से अब जो जस्ट एंड करने वाले हैं उनको टोटल जो है 2 आवर लगेंगे G2 के, एंड दे विल एंटर इनटू द माइटोटिक फेज। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 7 और यहाँ पे आ गया आपका 2, तो टोटल आपका जो यहाँ पर भी इंटरवल आ रहा है दैट इज 7 - 2, मतलब कि टोटल आपको 5 आवर्स तक ही यहाँ पे क्या होगा, मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 5 आवर मिला, 6 - 1 दैट इज 5, इंटरवल 5 आया, तो 5 आवर्स तक आपको कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, माइटोटिक फेज के अंदर सेल्स जो है वो मिल रहे हैं जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। अब अगर आप बोलो कि मैम ये जो कर्व, ये जो स्लोप है, ये चेंज कब होगा, देखो जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है रेडियो एक्टिव थायमिडीन का, वो हो रहा है एस फेज में। तो यहाँ पे एस फेज की लेंथ ज़्यादा या कम करने से फर्क पड़ सकता है, बट यहाँ पर G2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, G2 की लेंथ से कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि इट वुड स्टे द सेम, क्योंकि G2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है यहाँ पे एस फेज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इससे पहले वाला थोड़ा सा लंबा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट गिवन दिस फाइलोजेनी ऑफ 4 स्पीशीज। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो A B C D 4 स्पीशीज हैं, यहाँ पे इनका कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। देन यहाँ पे ये A हो गया और ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड हो गया। देन अब यहाँ पे जो है कॉमन एंसेस्टर है और ये जो B है वो अलग हो गया है और सी और डी जो है वो अलग हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं सी और डी का भी एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ए हैज गॉन एक्सटिंक्ट, नहीं ए एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, बट वो एक आउट ग्रुप हो गया, वो अलग हो गया बाकियों से। ए इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू सी एंड डी, भैया ए सी एंड डी से कैसे क्लोजली रिलेटेड हो सकता है, नो। डी इवॉल्व फ्रॉम सी, नो वी कैन नॉट से दैट द डी सी से इवॉल्व हुआ है ना, बल्कि वो तो यहाँ से आया है। तो बी सी एंड डी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, क्या बी सी एंड डी का एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो रहेगा आपका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस बाय द प्रोजेनी एज फॉलोज। तो देखो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर में होता है ना, वो आपका क्या होता है, पेरेंटल होता है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये पेरेंटल है जो कि है 35, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए बी सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में रेसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं तो एक उसका आएगा ही आएगा, तो ये 37 है। तो जब भी जिसका सबसे ज्यादा नंबर होता है वो क्या होता है, पेरेंटल होता है, और जिसका नंबर सबसे कम होता है वो होता है क्या, आपका डायहाइब्रिड क्रॉस का प्रोजेनी। तो ये है डायहाइब्रिड क्रॉस के प्रोजेनी, ठीक है। तो हम डायहाइब्रिड क्रॉस को उठा लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दूसरा ये स्मॉल ए बी सी को मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, क्या स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, इसको सी को ऐसे लिख देती हूँ तो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बी और सी रेसेसिव है, एक यहाँ पे देख रहे हो ना इनका नंबर सिर्फ 1 है, तो ये डबल क्रॉसओवर के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी रेसेसिव है, दूसरे वाले के अंदर सिर्फ ए रेसेसिव है। ये मैंने स्मॉल ए बी सी नहीं लिखा है क्योंकि ये तो टेस्ट क्रॉस है ना, तो वो तो आएगा ही दोनों के अंदर। अब देखो, अब एक सिंपल सी चीज क्या है, हम यहाँ पे ऑर्डर निकालने के लिए एक चीज करके देख सकते हैं
कि आप इनको रखो, ये जो पेरेंट वाले हैं ना इनको रखो, इनका डबल क्रॉस ओवर करो। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। दूसरा हम रखते हैं क्या अपना, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी है। ठीक है, अगर मैं इसका डबल क्रॉस ओवर कराती हूं तो क्या हमें ये मिलेगा, ये पेरेंट्स वाला मैंने ये उठाया है क्योंकि ये रेसेसिव टेस्ट क्रॉस का है ना पूरा का पूरा, तो ये इन दोनों को पिक किया, इनके बीच में मैंने डबल क्रॉस ओवर कराया। तो यहाँ पे क्या हमें ये रिजल्ट मिला, डबल क्रॉस ओवर का प्रोडक्ट ये मिला है। कैपिटल ए यहाँ पे आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। दूसरा जो आएगा वो डबल क्रॉस ओवर का प्रोडक्ट हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। क्या ये डबल क्रॉस ओवर के प्रोडक्ट्स हैं? नहीं। इसका मतलब बी जो है वो सेंटर में नहीं होगा, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम दूसरा बीच में रख के देखते हैं। आपको रखना ऐसे ही, अब मैं कैप सी को जो है बीच में रखती हूँ सेंटर में, कैपिटल सी, और स्मॉल बी को मैंने डाल दिया इधर। ठीक है, ऐसे आपको करके देखना पड़ेगा, जैसे जैसे अभी मैं आपको पूरा बता रही हूँ है ना, जैसे जैसे आप करने लगोगे ना आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा, आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्मॉल ए स्मॉल सी और कैपिटल बी, अब इनका अगर मैं डबल क्रॉस करूँ तो क्या आएगा, डबल क्रॉस करते हैं तो आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। आ गया कैपिटल ए, इसको उठाएंगे वापस ऊपर चले जाएंगे स्मॉल बी। एक प्रोजनी तो ये आ गया डबल क्रॉस ओवर का, जब मैंने सी को सेंटर में डाला तब। दूसरा प्रोजनी क्या आया, दूसरा प्रोजनी आया स्मॉल ए कैपिटल सी एंड कैपिटल बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारा यही है प्रोजनी, यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर का प्रोडक्ट, क्या उसके पास में बी और सी स्मॉल है रेसेसिव है, बिल्कुल यहाँ पे भी हमारे बी और सी आ गए। क्या ए स्मॉल है, बिल्कुल ये है। तो इसका मतलब सी जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर में रहेगा। ये हमारा क्या है यहाँ पर, ऑर्डर है जीन का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा सिंपल सा, बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी कर लो, इधर से पढ़ लो इधर से पढ़ लो, सी सेंटर में होना चाहिए। तो आंसर हो गया सी। जैसे जैसे आप इस तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको अपने आप इतना बड़ा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख के ही बता पाओगे। पर आपको फिर भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, एक बार ऐसे करके देख लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसने बोला अगला क्वेश्चन, a newly discovered extraterrestrial organism was found to contain a protein that are made up of the 75 different amino acids। 75 different amino acid उसके अंदर मिले हैं। ठीक है, और एक कोडोन जो है वो एक ही यूनिक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। वन कोडोन कोड्स फॉर द वन यूनिक अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली करेक्ट अबाउट इट्स डीएनए एंड द कोडोन। तो अगर उसके डीएनए के अंदर 4 बेसेस हैं और वो एक ट्रिपलेट कोडोन है, तो 4 टू द पावर 3 कितने हो जाएंगे, जैसे कि अभी हमारे अंदर नॉर्मली मिलता है, हमारे 64 कोडोन्स हो जाएंगे। बट यहाँ पे तो हमको 75 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिले और हर अमाइनो एसिड का उसका एक यूनिक कोडोन है। तो ये इसने यहाँ पे दिया है, वन कोडोन इज इक्वल टू वन अमाइनो एसिड, वन यूनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती इस केस में। दूसरा है, इसने बोला 3 बेसिस हैं और ट्रिपलेट कोडोन है, तो मैं यहाँ पे 3 टू द पावर 3 कर देती हूँ, कितना हो जाएगा, ये तो 27 ही आया, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में 3 बेसिस हैं और क्वार्टेट कोडोन है, तो 3 बेसिस हैं। ओके, एंड क्वार्टेट कोडोन है, तो इसको कर लेते हैं 4। कितना हो जाएगा ये, इसको करो, कितना हो गया, 81 हो गया ये। बिल्कुल ये हो सकता है इस केस में। ठीक है, इस केस में 81 आ रहे हैं, अगर हम ये करते हैं तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही है, 3 बेसिस हैं। अब यहाँ पे 2 बेसिस हैं और क्वार्टेट कोडोन है, तो 2 टू द पावर 4 करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, आएगा ही नहीं, 75। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में इसने बोला है हमने एक फॉसिलाइज स्कल निकाला और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमने बोला कि एक रेप्टाइल हो सकता है, और वो रेप्टाइल हो सकता है ये हमने क्यों कहा, और वो रेप्टाइल में भी डायनासोर हो सकता है क्योंकि उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग जॉ मसल हमें देखने को मिली। सो व्हाट फीचर डिड लेट यू टू दैट कंक्लूजन, व्हाट फीचर लेड यू टू दैट कंक्लूजन। तो उसके लिए देखो सिंपल है, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे मैंने इसका लिंक दिया है जहाँ से मैंने इसको लिया है, ये एक आपको क्रेस्ट दिख रही है, दिस इज द एक रिज होती है जिसको हम बोलते हैं सैजिटल क्रेस्ट। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये होती है ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सैजिटल क्रेस्ट होती है, यहाँ पे जो होता है ये एक प्रोवाइड कराती है लार्ज सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ द टेम्पोरलिस मसल। ये जो टेम्पोरलिस मसल है इसके लिए ये क्या करवा रही है, एरिया प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। सो विच इज पॉसिबल फॉर क्लोजिंग द जॉज। तो इसका मतलब जितनी बड़ी क्रेस्ट होगी उतनी स्ट्रॉन्गर जो होंगी वो जॉ मसल्स होंगी, जिसकी वजह से पावरफुल, जो इंडिकेट करा है पावरफुल बाइटिंग एंड द चूइंग एबिलिटी। दिस इज अ कॉमन फीचर इन ऑल द कार्निवोरस रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स। ओके, सो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ, द प्रेजेंस ऑफ द सेजिटल क्रेस्ट एट द टॉप ऑफ द स्कल इज द एविडेंस। इसकी वजह से हमने ये बोला कि वो डायनासोर हो सकता है और उसके स्ट्रॉन्ग जॉज रहे होंगे। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन है द म्यूटेशन रेट ड्यू टू द रेप्लिकेशन एरर इन ई कोलाई स्ट्रेन ए एंड बी इज। दो ई कोलाई के स्ट्रेन है, एक है ए और बी। एक के अंदर 10⁻⁻8 पर जीनोम पर जनरेशन है, रेट ऑफ म्यूटेशन की किस रेट से म्यूटेशन हो रही है। दूसरे के अंदर 10⁻⁹ है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 सेल स्ट्रेन द बैक्टीरिया वर कल्चर्ड फॉर वेरिंग अमाउंट ऑफ द टाइम, बोथ स्ट्रेन डिवाइडेड वंस इन द 20 मिनट। तो यहाँ पे जो जनरेशन टाइम है वो हमें दिया है डबलिंग टाइम, दैट इज द 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स दिया है। तो आपसे पूछा है कि इन विच ऑफ दीज केसेस बोथ कल्चर्स वुड हैव एटलीस्ट वन म्यूटेंट बैक्टीरियम। तो इनमें से कौन से केस में आपको कल्चर के अंदर एटलीस्ट ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम एक तो म्यूटेंट बैक्टीरियम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन ए ने अगर 520 मिनट्स के लिए डिवाइड किया तो क्या मुझे विद दिस म्यूटेशन रेट, तो क्या मुझे एटलीस्ट वन बैक्टीरियम मिलेगा। या फिर स्ट्रेन बी ने अगर 400 मिनट्स तक कंटिन्यू डिवाइड किया तो क्या मुझे वन म्यूटेंट बैक्टीरियम मिलेगा उस कल्चर में। तो यहाँ पे हमें जनरेशन टाइम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए हम टोटल टाइम लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 520, जनरेशन टाइम कितना है 20 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 26। तो नंबर ऑफ जनरेशन कितनी हो गई, यहाँ पे 26 हो गई इस केस में, स्ट्रेन ए के केस में, अगर उसने 520 मिनट्स के लिए कंटिन्यू डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब अब आपके पास ये जो है ये आ गया। अब आपको एन जो है फाइनल निकालने हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ द सेल्स इनटू 2 टू द पावर n, ठीक है। तो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स हमने क्या लिया, स्टार्टिंग लिए हैं सेल्स 10, तो 10 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 2 टू द पावर 26 हो गया, राइट। सो यहाँ पर ये हमारा हो गया। उसी तरीके से हम स्ट्रेन बी लेंगे, है ना। अब ये तो आ गए हमारे पास में टोटल सेल्स। अब म्यूटेशन रेट क्या है, ए के केस में म्यूटेशन रेट है 10⁻⁻8। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 10⁻⁻8 के साथ में। टोटल सेल्स आ गई हमारे पास में, टोटल सेल्स आफ्टर 520 मिनट्स हमें मिल गए हैं। अब इसको इंटू करेंगे 10⁻⁻8 से, फिर हमारे पास में एक नंबर ऑफ सेल्स आएंगे, इसका मतलब कि उस कल्चर में इतने सेल्स हैं, समझे, है ना। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा सब के लिए, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 120 मिनट्स है ना। तो अब यहाँ पे पहले नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए मैं करूंगी 120 डिवाइडेड बाय 20 इज द जनरेशन टाइम, तो 6 जनरेशन। अगर 6 जनरेशन के लिए ही उसने सिर्फ डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो सिंपल है।
अगर 520 मिनट्स के लिए डिवाइड किया तो 26 जनरेशन आएगी, 400 के लिए किया तो आपको 20 जनरेशन्स के लिए 20 जनरेशन्स होगी। जब आप इसको इस तरीके से जैसे मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पे आया ना 10 इंटू 2 to the power 26 है ना, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 6.7 इंटू 10 to the power 8 आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, म्यूटेशन रेट के साथ, दैट इज 10 to the power -8 फॉर द स्ट्रेन ए। तो हमारे पास टोटल 6.7 या फिर मैं बोलूँ 6 और 7 सेल्स हमारे पास में ऐसे होंगे जो कि म्यूटेंट होंगे। क्या ये नंबर 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। तो क्या ये इस कल्चर के अंदर अगर उसने ए कल्चर ने अगर 520 मिनट्स के लिए डिवाइड किया है, तो क्या मुझे वहाँ पे एटलीस्ट उस कल्चर में 1 और मोर देन 1 यहाँ पे सेल्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बट क्या बी में ऐसा होगा, बी को अगर मैंने अगेन 20 जो है डिवाइड किया तो मुझे मिला क्या, 20 जनरेशन्स। इसको अगेन जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ टोटल सेल्स आए। बी के केस में म्यूटेशन रेट है 10 to the power -9, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0.01। तो क्या यहाँ पे 1 से ज़्यादा या 1 के जितना है, एटलीस्ट 1 है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरीके से जब हम ये चारों ऑप्शंस में जो टाइमिंग दिया है इसको डाल के अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डी। क्योंकि इसमें ही अगर आप देख रहे हो कि हमने टोटल मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे आया 3.3 इंटू 10 to the power 8 आया। अब म्यूटेशन रेट है 10 to the power -8, ए के केस में हमने इसको सॉल्व किया, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 3.3। क्या ये 1 और मोर देन 1 है, यस। बी के केस में आपका आया टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2.7 इंटू 10 to the power 9। अब यहाँ पे म्यूटेशन रेट टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू म्यूटेशन रेट करना है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.7 बच जाएगा। तो सिर्फ डी ही हमारा एक ऐसा केस है जिसमें हमें जो है एटलीस्ट 1 सेल तो मिल रहा है जिसके अंदर एक म्यूटेंट है, म्यूटेंट बैक्टीरियम, एटलीस्ट 1 सेल जो कि क्या है, म्यूटेंट है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, now next question, scientists measured the resting metabolic rate of males and females from 12 different insect species, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपकी इंसेक्ट स्पीशीज है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको रिजल्ट्स बताए गए हैं। सर्कल्स विद अ क्रॉस इनसाइड, जिनके अंदर ये क्रॉस है, ये इंसेक्ट जो है इंडिकेट द स्पीशीज दैट ईट प्लांट्स। ओके, ऑल राइट, तो ये जो इंसेक्ट स्पीशीज है जो कि प्लांट को खाती है, ये 4। ओके, सो अब आपको यहाँ पे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बतानी है ऑफ द मेल एंड द फीमेल इंसेक्ट्स। यहाँ पे फीमेल की दी गई है, यहाँ पे मेल की जो है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट दी गई है। और ये जो है बीच में जो एक लाइन है, इक्वेटी की लाइन है, ठीक है। अब इससे ऊपर यहाँ पे अब आप जो देखोगे वो मेल के लिए होगा, इसके नीचे जो देखोगे फीमेल के लिए होगा। अगर आप यहाँ पर भी देखते हो ना तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर भी इस तरीके से अगर देखते हो तो 2.5 तक ऑलमोस्ट, मतलब 2.3 तक जो है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है वो जा रही है मेल्स के अंदर, मेल इंसेक्ट्स के अंदर। वहीं पे अगर फीमेल वाली जो रेट है वो देखोगे तो वो यूजुअली क्या है, कम है। और अगर आप ये सर्कल्स भी देखते हो दैट इज ऑल्सो अबव द इक्विटी लाइन। तो मतलब कि क्या है, मेल्स के अंदर जो है जनरली हायर आरएमआर होती है देन द फीमेल्स। अदर ऑप्शन देख लेंगे, इन ईच स्पीशीज मेल एंड फीमेल हैव द सिमिलर, हम सिमिलर नहीं कह सकते इस केस में। प्लांट ईटिंग के अंदर हायर आरएमआर होती है देन अदर नहीं, इनके अंदर तो लो है, मेल हो चाहे फीमेल हो लो ही है। मेल एंड फीमेल आरएमआर इज नॉट को रिलेटेड, यहाँ पे हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। डी, मेल जनरली हैव द हायर, इससे मतलब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेसिकली, सी ऑप्शन, ठीक है। मेल जनरली हैव द हायर आरएमआर देन फीमेल, बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे आप देख भी सकते हो इस चीज को। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को जो है ये वाला पेपर के सोल्यूशन जो है 2023 का समझ आया होगा। जल्दी से मैं 2022 के सोल्यूशन लेकर आऊंगी। अगर कोई डाउट है आप लोग को, ड्रॉप द कमेंट। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं लगेगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।